सभी को नमस्कार। आज हम फोर्थ चैप्टर जो है सेकेंड ग्रेड आरपीएससी फिजिक्स में जो दे रखा है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, जहाँ से मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके आरपीएससी एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे और उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो जैसे मैंने बता रखा है कि पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसमें से भले ही आपको 10% समझ में आए, लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू उसका लेना है नोट्स को। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि आप सबके पास नोट्स होना ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपके पास होंगे जो पर्टिकुलर, उससे क्या होगा आपका लिखने का समय बच जाएगा। एक तो वो है, दूसरा है कि वीडियो को आप पूरा का पूरा कम से कम समय में आप 1.25 की स्पीड से चला के भी फिर पूरा समझ सकते हो, देख सकते हो। और कम से कम मैं चाहूँगा कि आपका समय पूरे एक ही यूनिट को एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास करता हूँ मैं हर बार। और इसीलिए वो उसके साथ में ये रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा नोट्स पहले 10% भी समझ में आ गया तो भी ठीक है, आप वीडियो देखने से पहले नोट्स पढ़ो, ठीक है। और जब भी आप वीडियो चलाओ तो उस समय आपके पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं जो मैंने इसके अंदर दे रखे हैं, वो उसी समय आपको करवा दूंगा जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट आता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। चौथा जो यूनिट है आपका लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले भी मैंने एनालिसिस में भी आपको बताया न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। ये 3 नियम है, सबको पता है, थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी दूसरा जो सेकंड नियम है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में 4 ही टॉपिक हैं इस चैप्टर में, क्वेश्चन 2 से 3 बन रहे हैं, टॉपिक 4 हैं, बस फिक्स क्वेश्चन है, उनसे बाहर आरपीएससी जाएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है इम्पल्स आवेग का क्वेश्चन बन रहा है, फिर एक क्वेश्चन बन रहा है संवेग का, और फिर संवेग संरक्षण पे नियम बन रहा है। इसके एग्जाम्पल पे ज़्यादा संभावना है कि 100% क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। उसके बाद में फिर आवेग और संवेग में से एक क्वेश्चन मिल सकता है और न्यूटन की गति के नियम पे एक क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे देखें तो चारों की चारों बातें जो टॉपिक्स हैं वो आपस में को रिलेटेड हैं, ठीक है। एक दूसरे से आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये सिलेबस में एक लाइन के रूप में दे रखा है, फिर भी अपन डिवाइड करेंगे हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा इस क्लास में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मान लो इस चैप्टर में क्वेश्चन। ये टॉपिक 4 ही बन रहे हैं, ये 4 ही टॉपिक के अलावा उसके अलावा और अननेसेसरी कोई भी टॉपिक आ रहा है उसको आपको छोड़ के जाना है, नहीं पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है सिर्फ, ये मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो जो 4 टॉपिक मैंने बताया, सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिकली अगर आप न्यूटन की गति के नियम 3 नियम पढ़ते हो, पहला है जड़त्व का नियम। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे, फिर भी आपको पता होगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल में आप पढ़ लोगे जड़त्व के नियम में कि जब तक कोई बाह्य बल आप नहीं लगाओ, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है dp/dt संवेग। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वैसे देखें तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा नियम है, जिसके साथ में आप ये भी ले सकते हो और उसी से आप ये भी डिराइव कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट हुआ न्यूटन की गति का दूसरा नियम। लगभग मैकेनिक्स जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसकी वो आधी मैकेनिक्स पूरी इसी नियम के अकॉर्डिंग आ जाती है। इसीलिए फिर यहाँ से ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये न्यूटन की गति के 3 नियम थे, जहाँ से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण में और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। कहने का मतलब फिर आपको संवेग पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, मान लो संवेग, और जो कि चैप्टर में टॉपिक भी है संवेग, मोमेंटम। अब मोमेंटम की बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट के पीछे के चैप्टर में बताया, आप पढ़ के भी आए हो। सबसे पहले तो सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको कहा था कोई भी चैप्टर में आप जाओगे, विमाएं मात्रक वाले चैप्टर में मैंने ये कहा था कि जिस किसी भी चैप्टर में आप जाओ, कोई भी भौतिक राशि आपके सामने आए तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ये समझना है कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी मात्रक क्या है और विमा क्या है।
ताकि आपको वो चैप्टर ऑटोमेटिकली साथ में क्लियर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो संवेग के बारे में हम बात करेंगे तो सीधा सीधा उससे पहले, इससे जस्ट पहले काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हम विस्थापन, वेग, त्वरण ये सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वहीं से आपको संवेग के बारे में, गति का परिमाण एक तरीके से गति का माप संवेग बताता है, ठीक है। P बराबर, P से डिनोट करते हैं mv, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं, सीधा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। P इक्वल टू mv, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा संवेग का, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये kg हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर अपॉन सेकेंड, वेग और द्रव्यमान, ठीक है। ये संवेग के बारे में आपको विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 t-1। संवेग के बारे में आपको ये दो चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गतिज ऊर्जा लास्ट चैप्टर में आप 1/2 mv² होता है, ठीक है। यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। ये गतिज ऊर्जा है, संवेग होता है P बराबर mv, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, इधर m से गुणा कर दिया, यहाँ पे m से गुणा कर दिया तो m² v² आ गया। m² v² को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो एक बार, ये हो गया m के 1/2 p²। यहाँ से क्या मिलेगा, वज्र गुणा हो जाएगा p² बराबर 2m k क्या है, गतिज ऊर्जा, और p का वैल्यू निकालना हो तो आपको p बराबर क्या मिलेगा, 2m k। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या संबंध है, ठीक है। 1/2 mv² है, m से गुणा कर दिया वो m² हो गया, ये सिंपल, आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि गतिज ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा दिया तो संवेग में क्या परिवर्तन होगा, √4 मतलब 2 गुना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये संवेग के बारे में था, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ से आपको ये पता करना है, दूसरा वापस इसके साथ रिलेट कर लेते हैं वो, कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या था, सेकेंड लॉ। दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर dp/dt, ये मान लो, या डेल्टा p/ΔT मान लो, वो किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स में ये एक आइडियल फॉर्मूला है, F = dp/dt, और यहीं से आपको सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण वगैरह सब कुछ बन जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब P की वैल्यू अभी अभी आपने संवेग पढ़ा है, P = mv, ठीक है। तो F बराबर क्या आ जाएगा, d/dt, और P की जगह लिख दिया आपने mv, ठीक है। अवकलन करना तो एक बार इसका करना, एक बार इसका करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा सीधा सोच रहे हैं, इसका अवकलन क्या करते हैं, F = m नियतांक है, बाहर आ गया, और v का अवकलन कर दिया dv/dt। कोई ज़रूरी है, द्रव्यमान नियत है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे आपके जिसमें द्रव्यमान नियत नहीं है, ठीक है। जैसे रॉकेट प्रणोदन की जो स्थिति है उसके अंदर लगातार गैसें बाहर निकलती रहते हैं, द्रव्यमान कम होता रहता है, और उसकी वजह से फिर क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण नियमों को मिला के रॉकेट का नोदन ऊपर की ओर होता है, उसमें द्रव्यमान नियत नहीं है। इसलिए फिर आप इन दोनों को ही आप देखो तो अवकलन करोगे तो d/dt m बार, एक बार इसका, या फिर दूसरा v dm/dt। अगर पूरा का पूरा आप सही तरीके से करो तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। ज़्यादातर क्या है, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ यही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखो तो ये बन जाता है, इसके दो केस हो गए। एक केस है, मान लो अगर द्रव्यमान नियत है, m बराबर कांस्टेंट, तब तो आपका क्या बन जाएगा, F बराबर m और dv/dt, और इसको आप ऐसे भी लिखते हो m, और लास्ट चैप्टर में था वेग में परिवर्तन की दर हो गया त्वरण, F = ma, यानी जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं F = ma वो यहाँ से आया है। एक बात। दूसरा केस क्या है, अगर v कांस्टेंट है तो फिर अब की बार ये 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो F = v dm/dt।
ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। इसका अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, रॉकेट नोजल में, और ये तो सब जगह काम आता ही है, एवरीवेयर। ठीक है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरे नियम में आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो ये p का मान दे दिया, ठीक है, और समय का मान दे दिया, p के सापेक्ष, ये p का t के सापेक्ष अवकलन करना है, आपको बल मिल जाएगा। आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर देखो, इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, ये है पेज नंबर 4 पे दूसरा एग्जाम्पल, पेज नंबर 4 पे दूसरा एग्जाम्पल है, एक बार देखिए। यदि किसी कण का रेखीय संवेग p इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, जहां पे a और b नियतांक हैं और वस्तु पर आरोपित बल का मान पूछा है, F इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला F इक्वल टू अभी आपने किया है dp अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, d अपॉन dt, यहाँ से क्या मिल रहा है, a प्लस बी टी स्क्वायर, F इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, d अपॉन डी टी बी टी स्क्वायर, b कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, F इक्वल टू b बाहर d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, तो F इक्वल टू टी स्क्वायर का अवकलन 2t, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां से आपको एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको फिर बताऊं, ये दे रखा है, देखो पेज नंबर 4 पे फिर एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा ये है, एक 250 ग्राम द्रव्यमान की गेंद लकड़ी के बल्ले से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है तथा समान चाल से 0.01 सेकंड में पुनः लौट जाती है, तब बल्ले पर आरोपित बल होगा। ये कह रहा है, सपोज करो एक कोई बॉल है जो इधर v वेग से जाती है, मान लो किसी बेड से या दीवार से कैसे टकराती है। ठीक है, ऐसे आके फिर वापस इसी डायरेक्शन में वापस आती है, v डायरेक्शन से। ठीक है, तो पहले इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p बराबर क्या हुआ, p2 माइनस p1, डेल्टा p बराबर, अब ये p2 माइनस p1 यानी इधर की ओर डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया, इसका द्रव्यमान m था, और उसी वेग से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस वेग से आपने इसको टकराया था उसी वेग से पुनः लौट जाती है। ठीक है, इसका मतलब इसका संवेग इधर की ओर, तो ये हो गया mv। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर माइनस, फिर इसकी डायरेक्शन इसके विपरीत आप सदिश रूप में ले हो तो ये भी माइनस mv। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके में अलग से आप सदिश रूप में भी समझ सकते हो। आपको पता है कि संवेग जो है, अभी आपने पढ़ा था संवेग के बारे में, 2-4 बातें हैं। एक तो होता है फॉर्मूला p इक्वल टू mv, दूसरा संवेग का मात्रक क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड, ये ध्यान रखना है। तीसरा, संवेग एक सदिश राशि है, यानी सदिश रूप में लिखोगे तो p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर, जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में संवेग होगा। ठीक है, और परिवर्तन आपको सदिश राशि में निकालना हो, इस क्वेश्चन को एक बार होल्ड करें। इसी के साथ में एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले संवेग में परिवर्तन, उसके बाद में परिवर्तन किधर निकालेंगे। मान लो ये कोई धरातल है जहां से एक बॉल v वेग से टकरा रही है, इसका वेग m द्रव्यमान है, और फिर वापस टकरा के उसी वेग से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसके संवेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा p वेक्टर इक्वल टू, ऐसे करेंगे संवेग में परिवर्तन p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। अब आप इसको मान सकते हो p2 वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, mv वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद में फिर माइनस, और इसकी डायरेक्शन अब की बार ये वाली p1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर है, यानी इसके भी माइनस लगेगा mv वेक्टर।
तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा P इक्वल टू 2mv। ज़्यादातर क्या होगा, एक क्वेश्चन तो यही आरपीएससी में आया हुआ है एक बार, कि एक दीवार से कोई बॉल जिसका द्रव्यमान m है v वेग से टकराती है, पुनः उसी वेग से वापस लौट जाती है, तो वस्तु उसके गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि P2 माइनस P1, पहले गई थी इधर की ओर P1 mv हो गया, इधर की ओर mv हो गया, mv माइनस mv, डेल्टा P बराबर 0। पहला ही ऑप्शन होता है, हम गलत करके आते हैं। जबकि संवेग को आप सीधा सदिश रूप में नहीं जोड़ सकते, सदिश राशि है तो उनका योग भी हमेशा सदिश योग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ से डेल्टा P इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। आप दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 2mv हो जाएगा यहाँ पर, एक तरीका। दूसरा आपके देखो पेज नंबर 2 पे नोट्स में मैंने 3 अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं, 2 नंबर पेज पे 4 डायग्राम बना रखे हैं, उसमें अलग अलग तरीके से संवेग में कैसे परिवर्तन हो वो बता रखा है। एक डायग्राम तो ऐसा है, ये कोई दीवार है, यहां से m द्रव्यमान की बॉल है, v वेग से आ रही है, उसके बाद में और फिर वापस टकरा के v वेग से ही वापस जा रही है, तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, 2mv, पहला केस। उसके बाद में दूसरा केस सेम, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया। ये दीवार है, इसके लंबवत दिशा ये है, और जो गेंद है m द्रव्यमान की वो ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये है इसका वेग v, और इसने कोण बना रखा है थीटा दीवार के साथ, और वापस इसी कोण से जा रहा है, ये भी m, इसका वेग भी v, और ये कोण भी थीटा। अब की बार संवेग में परिवर्तन, तो आपको क्या होगा, इसका यही घटक, 2 अलग अलग घटक हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाले दोनों बचेंगे दोनों। तो यहाँ पे वेग का एक घटक ये हो गया, संवेग का mv, ये वाला साइन थीटा, और फिर mv साइन थीटा, तो यहाँ से संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 2mv साइन थीटा, डेल्टा P इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा तरीका है, यही कोण यहाँ पे थीटा होता तो 2mv कोस थीटा हो जाता, तीसरा केस हो जाता, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन आपको हमेशा सदिश, संवेग को सदिश भौतिक राशि समझ के निकालना होता है, ठीक है। अब वापस उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, कि एक पेज नंबर 4 पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 250 ग्राम की गेंद लकड़ी के बल्ले से, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 250 ग्राम, 250 गुणा 10 की घात माइनस 3 kg, पहले तो ये चेंज करना है आपको। उसके बाद में वेग दे रखा है v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, और डेल्टा t समय अंतराल दे रखा है 0.01 सेकेंड, ठीक है। और बल पूछा है, F इक्वल टू क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा P कैसे निकालोगे, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में लौट जाती है, 2mv, डेल्टा P इक्वल टू 2 गुणा 250 गुणा 10 की घात माइनस 3, ठीक है, और v हो गया 10, और डेल्टा t आपको दे रखा है 0.01। इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा, ये गया, ये गया, एक बचा, ठीक है, ये हो गया 50, 500 25, ठीक है, ये 50 का भी 5.00, और ये हो गया 0.01। यहाँ से F इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 500 न्यूटन, ठीक है, ये आपके बल आ जाएगा। तो एक तो दूसरा, एक क्वेश्चन आपको बताया था अभी ये वाला, कि संवेग दे रखा है
और बल पूछा है dp अपॉन dt t के रूप में दिया होता है, अवकलन कर दो। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, संवेग में परिवर्तन करना है, डेल्टा टी समय अंतराल दे रखा है, डायरेक्ट भाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके हो गए संवेग के। अब इसी संवेग में परिवर्तन की तरह आपको क्वेश्चन था आपका क्या, न्यूटन की गति का दूसरा नियम F इक्वल टू dp/dt। ठीक है, अब की बार कोई जरूरी नहीं है आपको, इसके आगे वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था यहां से पूछ सकता है, ये वाला, इस पे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके दो विशेष परिस्थितियां अलग अलग पूछ सकता है, या तो इस पे पूछेगा, ठीक है, या फिर इस पे पूछेगा। तो मान लो अभी क्वेश्चन करवाता हूं मैं, इसी फॉर्मूले पे आ जाता है, तो कौन सा क्वेश्चन आता है देखो। इसको आपने आगे सोल्व किया, F इक्वल टू क्या आएगा, d अपॉन डी टी एम वी, यहाँ से F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, एक तो ये प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, एक ये। ठीक है, और इसमें से दो केस हो जाएंगे। पहला केस है F इक्वल टू ये वाला एम डी वी अपॉन डी टी, और दूसरा केस है F इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। और ये कब कब होंगे आपको बताया है, जब द्रव्यमान नियत हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वेग नियत है, द्रव्यमान में बदलाव हो रहा है तो ये वाला तरीका लगाना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको बताऊं सीधा सीधा कि एक क्वेश्चन है आपके, ये देखो आप पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड से वेग से गति करती है तथा इस पर मिट्टी ऊर्ध्वाधर 50 kg प्रति मिनट की दर से गिरती है, तो वह अतिरिक्त बल जो ट्रेन पर आरोपित किया जाए जिससे नियत वेग से गति करे। ठीक है, कहने का मतलब ट्रेन का वेग दे रखा है v इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और फिर ट्रेन के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है और वो भी dm अपॉन dt, यानी द्रव्यमान dm/dt, इसका मतलब क्या है, kg प्रति सेकंड। ठीक है, और ये दे रखा है 50 kg प्रति मिनट, मिनट का मतलब फिर 60, ये लो ये हो गया सेकंड। ठीक है, और आपको पूछा बल पूछा है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dm/dt। F इक्वल टू v का मान 20 और ये हो गया 50/60, 50/3 न्यूटन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलो 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा किया हुआ नहीं रहता तो अप्रोच नहीं लगती है, इसलिए आप यहाँ पे फोकस करो कि ये कोई ज़रूरी नहीं है F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी हमेशा यही होगा। अगर द्रव्यमान बदल रहा है, रॉकेट नोदन में भी आएगा, ये संवेग संरक्षण के नियम में भी आएगा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में सिंपल एक और क्वेश्चन है इसी पे 5 नंबर पेज पे ही देखो, एक 30 ग्राम की गोली प्रारंभ में 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है तथा लकड़ी के गुटके को 12 सेंटीमीटर भेद देती है, तब लकड़ी के गुटके द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल होगा। ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम किया था लास्ट वाले चैप्टर में, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। मान लो ये बुलेट है कोई, ये लकड़ी के बॉक्स में, ठीक है, और इसका वेग है 120 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर, और कहाँ तक जाके रुक जाती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो औसत प्रतिरोधी बल पूछा है इस लकड़ी, तो F इक्वल टू प्रतिरोधी बल F बराबर m में m dv/dt या m a हो गया। m आपके पास दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम की गोली। ठीक है, m बराबर 30 ग्राम, ये आपको दे रखा है। और आपको पूछा क्या है, ये बल पूछा है, तो a त्वरण का मान ज्ञात करना। तो वापस लास्ट वाले चैप्टर से जाना है आपको, काइनेमेटिक्स वाले मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जाके रुक जाती है बुलेट, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये v जीरो हो जाता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, u स्क्वायर माइनस 2as, और यहाँ से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्या आएगा, a इक्वल टू यू स्क्वायर का मान है 120
इंटू 120 और s का मान 2 गुणा 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर में बदलना है। तो और ये जो a आया है इस a को यहाँ पे ले आओ, F इक्वल टू ma, तो औसत प्रतिरोधी बल आपको मिल जाएगा। एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये भी दे रखा है। तो दूसरा नियम, दो बातें आपकी एक साथ क्लियर हो गई हैं। कौन कौन सी? एक तो आपने संवेग के बारे में समझ लिया है। देखो वापस चैप्टर के बीच बीच में चलते रहेंगे। संवेग पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? P इक्वल टू mv, एक तो ये है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। या फिर संवेग में परिवर्तन आपको डेल्टा P2 माइनस P1 सदिश रूप में, ये भी दिया जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है संवेग में, अभी जो मैंने बताया था 3 स्पेशल केस, उसके बाद में है संवेग में परिवर्तन की दर, न्यूटन की गति का दूसरा नियम F इक्वल टू dp/dt, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। संवेग के मात्रक, विमा और सदिश राशि होती है, ये 3 बातें आपको पता है। F क्या है? बल, हमेशा F बल बराबर ma, हम यही सीखते हुए आते हैं और जहाँ कहीं भी बल की बात आती है सीधा फॉर्मूला यही लगाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ना एग्जाम में आपको सीधा बल दे दे, ये द्रव्यमान दे दे और त्वरण दे दे और गुणा करा के सिर्फ बल का मान पूछ रहा है। ऐसा सेकेंड ग्रेड एग्जाम में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि सेकेंड ग्रेड से अभी जो पहले लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उस एग्जाम में भी इतने ईजी क्वेश्चन पूछते नहीं है। ये 7वीं 8वीं क्लास तक ठीक है, हो गया, उसके बाद में ऐसा नहीं पूछेगा F बराबर ma। आपको यहाँ से ये वाली अप्रोच लगानी है, F इक्वल टू dp/dt, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको और आपने आगे सोल्व किया तो F इक्वल टू क्या मिला? d/dt, और इस संवेग को भी आपने लिख दिया mv, ठीक है। और फिर 2 केस होते हैं इसके, एक तो होता है F इक्वल टू mdv/dt, जिसको आप ये भी बोलते हो। दूसरा केस होता है कि द्रव्यमान मान लो नियत नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। कैसे? कि ये कोई ट्रेन जा रही है जिसके ऊपर आप ऊपर से मिट्टी डालते हुए जा रहे हो, उसका द्रव्यमान परिवर्तन हो रहा है, तो उसके बाद में फिर बल, आरोपित बल का मान क्या होगा? एक वो तरीका। दूसरा, रॉकेट नोदन में भी द्रव्यमान नियत नहीं है। पहले रॉकेट का द्रव्यमान है, खूब सारा उसमें ईंधन भरा हुआ है, जैसे जैसे ईंधन जल रहा है उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, उस पर ऊपर की ओर प्रणोद बल लग रहा है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो संवेग संरक्षण और क्रिया प्रतिक्रिया नियम को मिला के भी उसमें भी ये आ जाता है। तो वहाँ पे आपको बल F इक्वल टू क्या लगाना है? V नियत रहता है dm/dt, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन करना है। ये 2 फॉर्मूले आपको न्यूटन की गति के दूसरा जो नियम है वहाँ से ये दोनों निकल के आते हैं। इन दोनों पे 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूटन की गति के नियम और संवेग के बारे में, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, आगे चलते हैं, टॉपिक ही इतने ही है। तीसरा टॉपिक है आवेग, इम्पल्स। बहुत अधिक परिमाण का या फिर कोई भी बल है वो अल्प समय अंतराल डेल्टा टी के लिए किसी वस्तु पर आरोपित हो तो उसे इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब इम्पल्स I इक्वल टू F.ΔT, एक बात। दूसरा तरीका या फिर ऐसे हो सकता है, पूरा DI इक्वल टू, ये डेल्टा I इक्वल टू इम्पल्स है, टोटल निकालने के लिए F इंटू dt और T1 से T2 समय अंतराल के बीच में। अल्प समयांतराल के लिए बल का अधिक परिमाण का बल आरोपित हो तो बल और उस समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, वापस मैंने फिर आपको वही बता रहा हूँ, पहले चैप्टर मैंने कहा था कोई भी भौतिक राशि किसी भी चैप्टर में आ जाए, पहले उसका फॉर्मूला I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, उसके बाद में उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है? बल का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड, ये समय का मात्रक हो गया सेकेंड, ये एक कट गया, तो मात्रक क्या मिला? kg मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? kg मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं संवेग का मात्रक मैंने आपको क्या बताया है? kg मीटर प्रति सेकेंड,
ठीक है। अभी आवेग का मात्रक भी क्या आया है, kg मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब संवेग और आवेग का मात्रक एक ही होता है। ये भी समझने की बात, एग्जाम में मात्रक विमा वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सी दो भौतिक राशियों की विमा एक समान है, तो आवेग और संवेग की विमा एक समान है। और वो कैसे भी अभी चेक कर लेते हैं अपन। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप लास्ट ये इस क्वेश्चन को आपको देखना है, I इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या कह रहे हो, F इंटू डी टी, T1 से T2, ठीक है। लास्ट एग्जाम में मैंने आपको ये बताया था, जो काइनेमेटिक्स में एक ग्राफ आया था और उनको सोल्व करने के तरीका बताया था कि हाँ, अगर विस्थापन ये वेग v बराबर dx अपॉन dt है, और उसके बाद में अगर आपको ये बताया था कि वेग और समय ग्राफ है, उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको क्या बता रहा था उस समय, विस्थापन बता रहा था। वेग समय ग्राफ का जो वक्र है उसका समय x के साथ जो क्षेत्रफल बन रहा है वो क्षेत्रफल आपको विस्थापन बता रहा था, यानी dx इक्वल टू वी इंटू डी टी। सेम वहीं से वही कंसेप्ट मैं यहाँ भी उठा के लेके आ रहा हूँ। अब की बार मैं इसकी जगह मान लो ऐसे कर दूँ, ये हो गया v की जगह f हो गया, यहाँ पे t हो गया। अब क्या बन जाएगा, इन दोनों का जो ग्राफ आएगा और उसका क्षेत्रफल क्या बताएगा, f इंटू डी टी। यहाँ पे ये हो गया, तो f इंटू डी टी क्या कह रहा है, f इंटू डी टी आवेग कह रहा है। कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता रहा हूं कि बल और समय का जो ग्राफ है, बल समय का जो ग्राफ है वो और समय x के साथ जो क्षेत्रफल बन रहा है वो क्षेत्रफल क्या बताएगा, हमेशा आवेग बताएगा। ठीक है, एक बात। दूसरा, इसको वापस थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। मान लो आपको कोई ये पूछ ले कि ये लो, ये 0 है, ये 5 सेकेंड है, t दिया हुआ है, ये f है, ठीक है। यहाँ पे f का मान है 10 न्यूटन। बल और समय के मध्य ग्राफ ऐसा आया हुआ है किसी एक विशेष कोई स्थिति के लिए, और आपको आवेग का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ग्राफ आएगा, आवेग का मान पूछेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिभुज दिख रहा है, आवेग बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा आधार 5 सेकेंड, ऊंचाई है 10 न्यूटन। कितना आ गया, 25। आगे क्या, kg मीटर प्रति सेकेंड आवेग का मान, इम्पल्स हो गया। एक क्वेश्चन सीधा सीधा ही आ रहा है, ठीक है। यानी आवेग क्या है, अल्प समय अंतराल के लिए, ठीक है। ये जो समय अंतराल टाइम इंटरवल है बहुत कम होता है, उसमें जितना भी बल लग रहा है वो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग इम्पल्स बोलते हैं। और मात्रक विमा मैंने आपको बता दी है, ठीक है, kg मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी या f इंटू डी टी। दूसरा तरीका, इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अभी ये आपने बताया कि आवेग और संवेग की विमा एक समान होती है, उसके पीछे का लॉजिक भी देखते हैं थोड़ा सा। कि अभी आपने कहा कि आवेग I इक्वल टू एफ इंटू डी टी होता है, ठीक है। I इक्वल टू एफ, अभी आपने न्यूटन की गति का दूसरा नियम अभी इसी चैप्टर में पीछे क्या पढ़ के आए हो, dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं dp अपॉन dt इंटू डी टी। ये गया आपका, कट गया। I इक्वल टू क्या मिला, dp, यानी I इक्वल टू डी पी मतलब संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 या डेल्टा P। दो शब्द हैं, दो सेंटेंस हैं। संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, बल के बराबर है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन, आगे मैं फिर टाइम से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, संवेग में परिवर्तन वो किसके बराबर है, आवेग के। इसको आवेग संवेग प्रमेय भी बोलते हैं, आवेग संवेग प्रमेय।
क्वेश्चन आपके मान लो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ये ऐसे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन बनता है। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी ध्यान रखना है। संवेग में परिवर्तन की दर है तो dp/dt वो तो बल है, और सिर्फ संवेग में परिवर्तन P2 - P1 तो यानी वो हो गया आपका आवेग, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि परिवर्तन के यानी संवेग में से आप संवेग को ही घटा रहे हो, इसका मतलब मात्रक आवेग और संवेग का मात्रक क्या हो गया, एक समान, क्या, kg/s। ये आपका आवेग के बारे में हो गया। तो आवेग के बारे में आपने क्या क्या अभी तक अपन ने क्या सीख लिया नया, देखो। एक तो आपने इस चैप्टर में टॉपिक हो गया संवेग। संवेग पे जो क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको बता दिया, P = mv, ठीक है। संवेग में परिवर्तन डेल्टा P = P2 - P1, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में इसका मात्रक विमा, उसके बाद में संवेग के बाद में न्यूटन की गति के तीनों नियमों में फिर दूसरा नियम, ठीक है। पहले दूसरे में इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, F = dp/dt, और इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपने कर दिए। F = या तो हो सकता है m dv/dt, या F = हो सकता है v dm/dt। और ये कैसे होगा, P = mv रखा, m नियत है तो dv/dt हो जाएगा, v नियत है तो dm/dt हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा इस पे क्वेश्चन पढ़ा था आपने, आवेग हो गया। आवेग I = F × dt, और या फिर I = डेल्टा P यानी P2 - P1। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, इसको आवेग संवेग प्रमेय भी कहते हैं। आवेग और संवेग का मात्रक एक समान होता है, विमा भी एक समान होती है। ये आपके आवेग के बारे में हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक और क्वेश्चन था कि F और T के बीच में जो ग्राफ आ रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा, आवेग बताएगा। जैसे वेग और समय के बीच में जो ग्राफ आता है उसका क्षेत्रफल हमेशा विस्थापन बताता है, ठीक है। वैसे ही बल और समय के बीच में जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल क्या बताएगा, आवेग बताएगा। ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में क्या बचता है, लास्ट फाइनल टॉपिक बचता है चौथा, संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण यानी पहली बात तो संवेग की बात करते हैं, F = dp/dt। मान लो अगर F = 0 हो तो आरोपित बाह्य बल का मान 0 हो तो यहाँ से dp/dt क्या मिलेगा, 0, ठीक है। dp = 0, फिर dp को क्या लिखते हो, P2 - P1 = 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, P2 = P1। इसका मतलब संवेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। पहले की स्थिति में प्रारंभिक संवेग था और अंतिम संवेग था, दोनों बराबर है। और ये कब बराबर है, जब F का मान 0, ये कंडीशन होगी आपके। यदि F = 0 हो, बल का मान 0 हो, तो संवेग में परिवर्तन होता ही नहीं है। संवेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब जो पहले था मान लो 2 kg/s था, वो बाद में भी 2 kg/s ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब संवेग को क्या बोल दिया आपने, संवेग संरक्षित है, कंजर्व है, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया कि F आया कहाँ से, सेम वही फॉर्मूला, न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये था, F = dp/dt था, और यहाँ से F = 0 किया, यानी बल का मान 0 हो तो संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कैसे भी, कि संवेग संरक्षण के उदाहरण कैसे कैसे हैं, मान लो उसके अपने फ़ायदे क्या हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक तो यही है संवेग संरक्षण का नियम, मतलब अभी आपने ये कह दिया डेल्टा P = 0, यानी प्रारंभिक संवेग जो है इनिशियल, वो फाइनल संवेग के बराबर होता है किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो मान लो बचपन में 9th क्लास में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कि ज़्यादातर जो हैं
बंदूक, बड़ी जो बंदूक होती हैं, राइफल्स होती हैं, उनको कंधे से लगा के फिर उनको फायर किया जाता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या था? संवेग संरक्षण नियम। और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है? मान लो कोई एक पिस्टल है या बंदूक है, मान लो, ठीक है, मुझे इतना अच्छा डायग्राम बनाना आता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कोई राइफल है, यहाँ से आप कोई बुलेट फायर करो रहे हो, इस बंदूक का द्रव्यमान है एम ऑफ गन जी, बुलेट का द्रव्यमान है एम ऑफ बी, ठीक है, और यहां से बुलेट का वेग जो है वो v ऑफ बी। पहले इसके अंदर थी बुलेट, ठीक है, बंदूक से आपने फायर किया, जैसे ही गोली उस डायरेक्शन में गई, यहां पे इस पे पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है, और ये पीछे की ओर प्रतिक्षेप रिकॉइल होती है, तो बंदूक पीछे की ओर किस वेग से जाएगी, उसको प्रतिक्षेप वेग बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको इसकी तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी कि एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है एम ऑफ जी, ठीक है, और उसके अंदर एक गोली है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम ऑफ बी, यानी इसका मान लो हो सकता है 1.5 kg दिया हो सकता है, इसका मान 150 ग्राम दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से इसको आप फायर किया तो ये जो बुलेट है, ये जो गोली है, इसका वेग इधर की ओर है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग v ऑफ गन पीछे की ओर, इसका मान आपको पूछेगा। क्या लगाना आपको? बुलेट फायर करने से पहले, गोली चलाने से पहले जो संवेग था, ठीक है, बाहर से आपको अतिरिक्त बल लगा ही नहीं रहे हो, इसका मतलब पहले जो इसका संवेग था वो, और फायर करने के बाद का जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहेगा तो पहले तो कोई संवेग था ही नहीं, इसके अंदर था, ना तो बुलेट चल रही थी ना ये बंदूक चल रही थी, इसका मतलब टोटल जो ये सिस्टम था, निकाय था, उसका द्रव्यमान क्या था? एम ऑफ जी प्लस एम ऑफ बी, ये टोटल द्रव्यमान है इसका, और उसका वेग कुछ था नहीं, इसका मतलब 0। इसका मतलब आंसर क्या आया? प्रारंभिक संवेग क्या था? 0। और उसके बाद में फायर करने के बाद में संवेग क्या है? इसका इधर की ओर, उसका उधर की ओर, यानी अब की बार फिर संवेग सदिश राशि आपको जोड़ना कैसे है? एम ऑफ जी वी इंटू जी, ये सॉरी वी ऑफ जी, यानी बंदूक का संवेग, और ये इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, उसकी डायरेक्शन उधर की ओर है, यानी ये हो गया गोली का संवेग, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है? बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, कोई सा भी ये मान, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? एम ऑफ जी वी जी एम बी वी है क्या? मैंने नाम से पता चल रहा है, एम जी मतलब गन का द्रव्यमान, ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान, वेग ये है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, एम ऑफ बी यानी गोली का द्रव्यमान, और वी ऑफ बी यानी गोली का वेग, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको 3 डेटा दिए हुए होंगे, यहाँ से आपको प्रतिक्षेप वेग पूछेगा, तो एम बी वी बी अपॉन एम जी, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगा, पेज नंबर कौन सा है ये मिल जाएगा आपको, आपके उसमें नोट्स में नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, कहीं पे रह गया हो तो। संवेग संरक्षण नियम का एक एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, किस तरीके से लिखोगे इसको मैं नई तरीके से लिखा देता हूं। मान लो एम ऑफ जी द्रव्यमान की बंदूक से स्मॉल एम ऑफ बी द्रव्यमान की गोली को फायर किया जाता है, तो बंदूक का गोली को, एक मिनट यहां पे लिख रहा हूं, v ऑफ b वेग से फायर किया जाता है, तो
बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, प्रतिक्षेप वेग होगा, ठीक है। इसका आंसर कैसे करना है, संवेग संरक्षण से। संवेग संरक्षण से पहले प्रारंभिक संवेग क्या है, P इनिशियल, ये 0 है। अंतिम संवेग क्या है, V फाइनल बराबर, दोनों की डायरेक्शन मान लो ये हो जाएगा प्रतिक्षेप वेग V ऑफ गन, M ऑफ गन, और ये बुलेट इधर जा रही है V ऑफ B, M ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, mg/vg माइनस mb/vb, ठीक है। और दोनों को P इनिशियल बराबर P फाइनल, ये बराबर हो जाएंगे संवेग संरक्षण से। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V ऑफ G इक्वल टू, ठीक है, mb/vb अपॉन mg, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल संवेग संरक्षण पे आ सकता है आपका रॉकेट नोदन। ये मैंने पहले भी आपको इसी चैप्टर में बताया है। क्या बताया है कि फॉर्मूला आपने लगाया था F इक्वल टू dp/dt, ठीक है। और यहाँ पे F इक्वल टू क्या लगता है, d/dt m/v। ये मान लो आपकी कोई रॉकेट है, ठीक है। और यहाँ से गैसें इधर की ओर बाहर की ओर निकल रही हैं नीचे, इन गैसों का वेग है u, द्रव्यमान है m, और गैसें निकल रही हैं, उसके बाद में द्रव्यमान भी समय के साथ बदल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बल F इक्वल टू क्या लगेगा, m, v तो कांस्टेंट ऊपर की ओर, ये v वेग से जा रही है मान लो, ठीक है। या फिर नियत वेग से जो गैसें जा रही हैं उनको आप मान सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गैसों का नियत वेग u dm/dt। यहाँ से आपको रॉकेट नोदन में आप कर सकते हो, एक तरीका ये। दूसरा ये भी पूछ ले, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में, कैसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो, अब इस F को आप क्या लिख सकते हो, मान लो अंतिम ये कोई त्वरण A से ऊपर की ओर जा रहा है रॉकेट, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मान लो ये इसी को ही दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा क्या, रॉकेट नोदन में आपने F इक्वल टू क्या लिखा, u dm/dt। अब ये क्या है, u क्या है, गैसों का प्रतिक्षेप वेग, नीचे की ओर जो गैसें निकल रही है। m क्या है, ईंधन या रॉकेट का टोटल द्रव्यमान जिसमें कम होने की दर है। dm/dt मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, ईंधन के जलने की दर, द्रव्यमान में कमी, ठीक है। और F है जो F इक्वल टू ma, ऊपर की ओर जो त्वरण है उसको आप ले सकते हो। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आप पेज नंबर 9 नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है कि एक 600 किलोग्राम का एक रॉकेट ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यदि गैसों की निष्कासन चाल 1000 मीटर प्रति सेकंड है, तब रॉकेट के भार को प्रति संतुलित करने के लिए आवश्यक प्रणोद बल के लिए प्रति सेकंड निष्कासित गैस के द्रव्यमान की गणना करो। क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, डायग्राम से आप समझना। ये मान लो कोई रॉकेट है, ठीक है, और ये कह रहा है कि जो गैसें निकल रही हैं उनका वेग u इक्वल टू है 1000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और इसका द्रव्यमान है 600 kg टोटल पूरे रॉकेट का, ईंधन का, सबका, ठीक है। और इसको संतुलित करने के लिए, मतलब हवा में संतुलित करने के लिए, यानी इसका नीचे की ओर भार कितना लग रहा है, mg, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से F इक्वल टू क्या लग रहा है, mg, ठीक है।
और ये ऊपर की ओर परिणोद बल कितना लगा रहा है, अभी आपको मैंने बताया F इक्वल टू dp/dt, और इसको भी आपने लिखा था udm/dt। ये हो गया udm/dt, यानी ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल टू mg नीचे की ओर, F इक्वल टू udm/dt नीचे की ओर, ये हो गया नीचे, ये हो गया ऊपर। और संतुलन की अवस्था में आपको पूछा है dm/dt, यानी ईंधन 1 सेकेंड में इसके गैसीय ईंधन कितना द्रव्यमान बाहर की ओर निकल रहा है, ये पूछा। दोनों को इक्वल कर दो आप, mg इक्वल टू udm/dt, ये पूछा है dm/dt इक्वल टू mg/u। इसको सोल्व कर लो, m का मान कितना दिया हुआ है 6000, g का मान मान लो 10 न्यूटन प्रति सेकंड, u का मान है 1000, कितना आ गया 60 kg प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 60 किलोग्राम द्रव्यमान ईंधन को बाहर फेंक देगा ये रॉकेट, तब जाके एक तरीके से वहाँ से ज़मीन से ऊपर की ओर उड़ना स्टार्ट करेगा, या फिर वहाँ पे अपने भार को संतुलित करेगा ये। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपके आने लायक क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण पे आधारित है ये। वैसे देखें क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण दोनों न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, वहाँ से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा, और उसी को आधार मान के यहाँ पे भी संवेग संरक्षण के हिसाब से सीधा का सीधा आपको क्या पता चल रहा है कि ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ रहेगा, द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा 6000 kg, मान लो कोई भी ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। आपको फॉर्मूला सिर्फ ये लगाना है F इक्वल टू udm/dt। ठीक है, और यहाँ से आपको dm/dt पूछ सकता है या फिर u पूछ सकता है, इसका मान दे दिया जा सकता है। 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने इसके अंदर करा रखे हैं वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो फाइनली आपको क्या था, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, संवेग हो गया, क्वेश्चन क्या बनते हो गया। ठीक है, उसके बाद में न्यूटन की गति के नियम हो गए, और उसमें भी स्पेशली दूसरा नियम। ठीक है, तीसरी बात है आवेग हो गया, चौथा है संवेग संरक्षण हो गया। अब आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, संवेग में आएगा तो संवेग के बारे में एक तो इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, मात्रक विमा हो गया, फॉर्मूला हो गया P बराबर mv। ठीक है, उसके बाद में संवेग में आपको परिवर्तन पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, F इक्वल टू dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, और यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको बता दिया। एक तो हो गया आपका F इक्वल टू mdv/dt, यहाँ से बन सकता है, और दूसरा F इक्वल टू vdm/dt, जो कि अभी आपने रॉकेट वाले में किया है। फिर आवेग के बारे में आपको बता दिया I इक्वल टू F इंटू dt, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक, या फिर इन दोनों का कोई ग्राफ दे दिया जाए और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल के आपको निकालना हो एक। दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन है कि आवेग संवेग प्रमेय, यानी संवेग में परिवर्तन डेल्टा P आवेग के बराबर होता है, यानी ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों मिला के कैसे आपको पूछ लिया कि m द्रव्यमान की कोई बॉल है जो v वेग से किसी दीवार से टकराती है और उसी वेग से वापस पुनः लौट जाती है। ठीक है, तो इस गेंद पर लगने वाले आवेग का मान क्या होगा। तो अब की बार क्या आवेग का मान क्या है, संवेग में परिवर्तन निकालना है, mv प्लस mv 2mv हो गया, आवेग का मान क्या हो गया 2mv। तो आवेग और संवेग, आवेग में ये दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा है आपका लास्ट, चौथा क्या इस चैप्टर में क्या था, संवेग संरक्षण नियम। और संवेग संरक्षण नियम यानी इसी दूसरे नियम को जोड़ के इसने क्या कर दिया, f के मान को 0 कर दिया, तो यहाँ से dp/dt बराबर 0, dp बराबर 0 यानी p बराबर कांस्टेंट। संवेग क्या है आपका संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल क्या हो गए संवेग संरक्षण के, एक तो एग्जाम में आने आरपीएससी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है, 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है आपका बंदूक वाला, दूसरा आ सकता है आपके रॉकेट नोदन का, और तीसरा आ सकता है आपके मान लो कोई बम है या कोई पत्थर का टुकड़ा है उसका विस्फोट। ये कैसे आएगा, इसको भी अपन करके देख लेते हैं। तीसरा मान लो एक बार कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है
और दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। ये इसका वेग है v1, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, इसका वेग है v2। ये पहले स्थिर था यानी इसका वेग v था बराबर 0 था, ठीक है, और इसका द्रव्यमान है मान लो m दिया हुआ है, ठीक है, और इस m को भी मान लिया आपने 10 kg है, दो टुकड़ों में है, एक टुकड़ा है 4 kg का, दूसरा टुकड़ा है 6 kg का, m2 बराबर, ठीक है, और 4 kg वाले का वेग दिया हुआ है आपको 50 मीटर प्रति सेकेंड, और 6 kg वाले टुकड़े का वेग आपको पूछा है। ये भी संवेग संरक्षण से होगा, ये सेकंड ग्रेड के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं संवेग संरक्षण पे एग्जाम में आने, और 3 के अलावा चौथा टाइप आएगा ही नहीं, आप लिख के ले सकते हो, आप इन्हीं को पढ़ो। एक तो मैंने ये बताया कि पत्थर का टुकड़ा विस्फोट वाला, आपको एग्जाम में ऐसे कैसे लैंग्वेज मिलेगी देखना। दूसरा है आपका बंदूक वाला, बंदूक का प्रतिक्षेप। तीसरा है रॉकेट नोदन। बस हो गया संवेग संरक्षण में 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये दोनों करवा दी। विस्फोट वाले में आपको क्या करना है, इसका वेग 0 देर का है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक संवेग p बराबर 0। अंतिम संवेग क्या लिखोगे, p फाइनल बराबर m1 v1 माइनस m2 v2, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से आप p इनिशियल बराबर p फाइनल करो संवेग संरक्षण से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर 0। आपको क्या चाहिए, v2 का मान चाहिए, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, v2 बराबर m1 v1 बट्टे m2। v2 बराबर m1 का मान क्या है 4 kg, m2 का मान क्या है 6 kg, v1 का मान क्या है 50 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा v2 का मान आपको। ये क्वेश्चन संवेग संरक्षण से करना है, यानी कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई रेडियो एक्टिव नाभिक है, या कोई बम है, ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ है जो पहले प्रारंभ में स्थिर अवस्था में था और बाद में 2 में 3 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में कितने भी टुकड़ों में विभाजित हो सकता है, और वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, वो दिशाएं भी आपको दे दी जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद में उनमें से किसी के द्रव्यमान दिए होंगे, किसी का वेग दिया होगा, और कोई एक अज्ञात का मान आपको पूछेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रारंभिक संवेग, यानी वो स्थिर अवस्था में था, वेग 0 है तो उसका संवेग भी 0 होगा। क्यों, संवेग की परिभाषा शुरुआती यहीं से होती है, p = mv से। अगर वेग का मान 0 है तो इसका मतलब उसका संवेग क्या है 0। तो पहला संवेग 0 हो गया, पहला इनिशियल प्रारंभिक संवेग। फाइनल संवेग बचेगा तो सबको जोड़ दो, फिर उनमें से 2-3 जो उनके वेरिएबल के मान दिए हुए रहेंगे और एक का मान नहीं दिया होगा, वो आप फॉर्मूले में कर सकते हो। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये आपके नोट्स में भी एग्जाम्पल में है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है आपके पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर 3 पे, कि एक स्थिर वस्तु, देखो आप, एक स्थिर वस्तु 3 समान द्रव्यमान के टुकड़ों में विस्फोटित होती है। पहली बात तो ये है, मान लो ये m द्रव्यमान की वस्तु है, u बराबर 0, 3 समान द्रव्यमान, यानी एक हो गया m/3, दूसरा भी हो गया m/3, तीसरा भी हो गया m/3, तीनों का समान द्रव्यमान है। इनमें से एक टुकड़ा पूर्व दिशा में, दूसरा टुकड़ा उत्तर दिशा की ओर 18 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, तो तीसरे टुकड़े की चाल होगी। अब सब कुछ डायरेक्शन और परिमाण सब कुछ दिया हुआ है, तो आप ये मानो ना, एक बार इसको ऐसे लिखते हैं 3 टुकड़ों में, ठीक है, एक टुकड़ा उत्तर की ओर, ये मान लिया आपने m/3, और इसका वेग क्या है 18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक टुकड़ा है इधर की ओर, चौबीस मीटर प्रति सेकेंड, और इसका द्रव्यमान भी क्या है m/3। तीसरा टुकड़े की चाल पूछिए, ठीक है, और तीसरा टुकड़ा आपको किधर होगा ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गया, मान लो इसको नाम दे दिया आपने v1, इसको नाम दे दिया v2,
ये आई कैप, ये जे कैप और तीसरा टुकड़ा कहाँ होगा? तीसरा टुकड़ा मान लियो आपने कहीं पे भी लिखा है, नहीं पता आपको कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप तो सीधा ये लिखो V3 वेक्टर, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये कहाँ पे जा रहा है, इधर जाएगा, वो छोड़ो, सबसे पहले वो अपने आप ऑटोमेटिक आपको ये समझना है प्रारंभिक संवेग P इनिशियल बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रॉकेट नोदन वाले से भी, और दूसरा एक और कौन सा था, बंदूक वाले से भी, दोनों से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है। और ऐसे कैसे, ये 3 टुकड़े वाला ये स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, इसको आप समझिए एक बार। प्रारंभिक संवेग क्या है? 0, यानी आपको सिर्फ अंतिम संवेग निकालना है। तो अंतिम संवेग ऐसे निकालें, P फाइनल बराबर m1v1, ठीक है, प्लस m2v2 प्लस m3v3, ये है। और P फाइनल बराबर m1 का मान है m/3, v1 का मान क्या है 24 i कैप। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा लंबवत होते हैं, इसलिए i और j मैंने लिख दिया है, ठीक है। m2 का मान भी क्या है m/3, ठीक है। अच्छा, ये j कैप है क्या, एग्जाम क्वेश्चन के एग्जाम कोई सा भी ले लो आप, ये j कैप प्लस m/3 18 i कैप, और तीसरा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सीधा का सीधा लिख दिया आपने प्लस m/3 v3, ठीक है, सदिश रूप में। अब ये P इनिशियल फाइनल 0, मतलब ये वाला हिस्सा 0 है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, m/3 कॉमन ये ले लिया, 0 इधर आ गया, क्या बचा सिर्फ v3 वेक्टर इक्वल टू माइनस का 18 i कैप माइनस का 24 j कैप, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस का i कैप और माइनस का j कैप है, यानी तीसरे चतुर्थांश में जिसमें i और j, x भी माइनस है y भी माइनस है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये है आपका। अगर आप चतुर्थांश बनाते हो तो इधर की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। कैसे, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, और संवेग को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों के परिणामी की डायरेक्शन इधर की ओर, और ये इसके विपरीत दिशा में। डायरेक्शन तो आपको पता चल गई एग्जाम में, लेकिन ऑप्शन पूछ रहे कि आपको 6 मीटर, 21 मीटर, 30 मीटर और 42 मीटर, इसका परिमाण पूछा है, दिशा पूछी नहीं है। तो V3 का परिमाण सदिश में √, आप देखो सारे चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। वेक्टर वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था कोई एक सदिश दिया हुआ है i कैप और j कैप में, तो उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए i कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, j कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, वर्गमूल कर दो। तो यहाँ से 18 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर क्या मिलता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना। ये आपका पेज नंबर 3 पे जो एग्जाम्पल है वो हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या कर दिया आपने, वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, साथ साथ में बीच बीच में, इसीलिए आपको लगा रखा है मैंने। ये हो गया संवेग, नोट्स में देखो। दूसरा हो गया न्यूटन की गति के नियम। तीसरा हो गया आवेग, और चौथा हो गया संवेग संरक्षण। आप सिलेबस साथ में होना चाहिए आपके, एक बार देखो उसमें 4 ही टॉपिक थे, चारों के चारों टॉपिक आपके हो गए हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और वो आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। उसके साथ में इन सभी पे जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे लगभग 40 से 50 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया है मैंने साथ में उपलब्ध करवाया है, वो प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको आ जाए ठीक है, नहीं है, उन सब के सॉल्यूशन भी, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी साथ में आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ऐप में हर एक चैप्टर के साथ में सॉल्यूशन वाली फाइल फोल्डर है, आप खोल के चेक करोगे वहाँ पे सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो बहुत इजी हैं, जिनका सॉल्यूशन लिखना मुझे ऐसे लगा नहीं उचित है या नहीं, कोई नहीं, आप फिर भी नहीं हो तो भी मैं उपलब्ध, सारे कोई रह गया हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आप सारे लगा लोगे। आपको जो मैंने पढ़ा है ये वीडियो देखना है कब, कि जब आपको सबसे पहले तो नोट्स पहले पढ़ना है, 10% भी समझ में आया तो भी ठीक है, उसके बाद में फिर वीडियो देखना है। वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट्स आपके पास में होना चाहिए, जो इसमें लिखा हो वही सारी चीज़ें मैंने बताई हैं एग्जाम ओरिएंटेड। और इसके बाद में आपको एक बार नोट्स को रिवाइज करना है और सीधे ये क्वेश्चन लगाने हैं। जो क्वेश्चन आ जाए ठीक है, नहीं है, उनके सॉल्यूशन भी डिटेल्ड आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में हल्का फुल्का आपके नोट्स में एक आधा एक्स्ट्रा और भी दे रखा है, वो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको बोल सकते हैं। मान लो कि एक तो रस्सी वाला है कि दो द्रव्यमान ऐसे जुड़े हुए हैं, एक m1 है एक m2 है, और इस रस्सी में मान लो तनाव T है और इस m1 को इधर F बल से खींच रहे हो आप, ठीक है। तो रस्सी में तनाव ज्ञात करो, ये वैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही आ जाता है, और यहाँ से फॉर्मूला भी वही लगता है, F = ma। वैसे देखें तो न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार ही है ये टॉपिक अलग नहीं है। और एग्जाम में आ भी जाए तो आप ये नहीं कर सकते सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहाँ से आया है, कौन सा लगा है। वो 4 टॉपिक बताए थे, उनमें से कोई सा है तो नहीं, 1 2 3 4 है उनमें से। न्यूटन की गति के जो नियम हैं या न्यूटोनियन जहाँ पे आ गया वो सब F = ma, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका सोल्यूशन 2 या 3 लाइन में हो जाए, ठीक है, और सीधा सीधा सिलेबस ओरिएंटेड पूछेंगे। इसको आप और समझो, लेकिन फिर भी कर सकते हो। F = ma है, यहाँ से F = m का मान क्या है, m1 + m2 a, ठीक है। यहाँ से A = F/m1 + m2, ये मिल गया। आपको पूछा है T मतलब ये तनाव इसमें, तो ये तनाव इसको इधर की ओर खींच रहा है, तो T = m2 × a, यही है। T = m2, a का मान क्या दिया हुआ है, F/m1 + m2। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे एक रस्सी से 2 द्रव्यमान बंधे हुए हैं और एक द्रव्यमान को इधर आप F बल से इधर की ओर खींच रहे हो, ठीक है। तो आप इस रस्सी में तनाव कितना होगा, यहाँ पे जो बल लग रहा है वो दोनों द्रव्यमानों पे जुड़ के लग रहा है, m1 + m2a। इस रस्सी में जो तनाव है वो तनाव ऐसे मान सकते हो कि रस्सी इसको इधर, ये खींचने के बाद में ये रस्सी इसको खींचेगी इधर की ओर, यानी इसके अंदर तनाव कितना होगा, m2 गुना इसका त्वरण कितना है, त्वरण का मान आपने निकाल लिया F/m1 + m2, ठीक है। तो m2 से गुणा कर दिया तो m2 यहाँ से a आ गया और m2 रख दिया, तनाव आ गया। रस्सी में तनाव कितना। क्वेश्चन क्या बनता है कि 2 द्रव्यमान m1 m2 परस्पर एक रस्सी से बंधे हुए हैं, जिसमें तनाव रस्सी से बंधे हुए, अगर m1 द्रव्यमान को F बल से एक दिशा में खींचा जाए तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में बंधी हुई रस्सी में उत्पन्न तनाव का मान होगा T = m2 F/m1 + m2। डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर रस्सी वाला ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो यही क्वेश्चन आएगा, और 3-4 द्रव्यमान बांध के फिर वो पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये पूछ सकता है। एक तो ये वाला बन जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गिरणी सिस्टम है, मान लो एक द्रव्यमान है m1, एक द्रव्यमान है m2, ठीक है। इसका मान m1 का मान लो ज़्यादा है m2 से, तो क्या होगा, ये सिस्टम a त्वरण से नीचे की ओर आएगा, ये द्रव्यमान a त्वरण से ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। इसके अंदर तनाव दोनों में सेम है, तो ये T हो गया, ये T हो गया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से खींच रहा है तभी तो ये ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से फिर F = ma, न्यूटन की गति का समीकरण ऐसे लगाते हैं, F = ma से, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये द्रव्यमान m1 है, इस पे नीचे की ओर बल लग रहा है m1g, इस पे नीचे की ओर बल लग रहा है m2g, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा ये देखना है कि इस रस्सी में तनाव T हो गया, ठीक है। अब आपको समझना है, इस रस्सी के लिए न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे। मैं कह रहा हूँ एग्जाम ये टॉपिक हो गया और आपका चैप्टर भी हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लो आ जाए तो आप थोड़ा सा चेक कर लो इसको कि एक गिरणी सिस्टम है जिसमें 2 द्रव्यमान एक रस्सी की सहायता से m1 m2 2 द्रव्यमान लटकाए हुए हों, m1 का मान m2 से ज़्यादा है, और तो इस निकाय का त्वरण A ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है एक्स्ट्रा में, ठीक है। उतना हो जाए, पीछे वाला वो बहुत है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो ये भी आप कर सकते हो। और इसमें भी एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखे जाना है कि इस निकाय का आपको त्वरण का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये समझ में नहीं आया तो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट में कैसे है वो भी मैं बता रहा हूँ।
फॉर्मूला आप न्यूटन की गति का समीकरण लगाते हो ma, तो पहले m1 द्रव्यमान के लिए लगाओ आप, ठीक है। f का मान क्या लिखो संतुलन की अवस्था में, ऐसे लिखूं मैं m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। कैसे आया, f नेट इक्वल टू ma, यानी m की जगह मैंने m1 रख दिया, नीचे की ओर आ रहा है, m1g नीचे की ओर, t ऊपर की ओर, माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा m2 द्रव्यमान के लिए सेम f इक्वल टू ma, वही करोगे आप, तो क्या आएगा, अब की बार t माइनस m2g इक्वल टू m2a। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसमें m1g माइनस टी करके m1a लिखा है, और ऊपर वाले में आपकी बार डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो जो t और ये a एक ही डायरेक्शन में, इसलिए प्लस का आ गया, m2j नीचे की ओर है तो माइनस का आ गया। ये इक्वेशन 2। 1 और 2 को आप सॉल्व करोगे तो सीधा का सीधा आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये वैल्यू रख दो आप, दोनों से यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m1g माइनस टी की वैल्यू आप रखोगे यहाँ से m2g प्लस a इक्वल टू m1a, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लिख सकते हो m1g माइनस m2g माइनस m2a इक्वल टू m1a। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। इसका कंसेप्ट आपको दोबारा बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो। एक कोई गिरनी सिस्टम है, पुली सिस्टम है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही क्वेश्चन आता है, और पिछले 40-50 देश आज़ाद हुआ तब का यही क्वेश्चन आता जा रहा है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 2 द्रव्यमान है लटकाए हुए हैं, एक का द्रव्यमान ज़्यादा है तो नीचे की ओर आ रहा है, दूसरा ऊपर की ओर आ रहा है, तो इस पूरे निकाय का त्वरण आपको पूछ सकता है। निकाय का त्वरण पूछने के लिए आपको इस वाले द्रव्यमान के लिए न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, F1 इक्वल टू m1a। तो F1 के लिए आपने लिखा है mg माइनस टी, दूसरे वाले के लिए लिखा आपने t माइनस mg इक्वल टू m2a। दोनों को सोल्व किया तो त्वरण आया निकाय का m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन इंटू जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। m1 m2 आपको प्रश्न में दिए हुए होंगे। एक 8 किलो का द्रव्यमान है, एक 6 किलो का द्रव्यमान है, और इस निकाय के अनुसार रखे जाते हैं, तो इस निकाय का त्वरण क्या होगा, तो सीधा 8 माइनस 6 बटे 8 प्लस 6 गुणा जी, और आंसर क्या आएगा आपका, ये हो गया 8 माइनस 6 यानी 2 बटे 14 इंटू जी, यानी जी अपॉन 7, ए इक्वल टू, ऑप्शन में आएगा जी अपॉन 6, जी अपॉन 4, जी अपॉन 7। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इस चैप्टर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आप इसको मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि पूरी फिजिक्स में अगर आप देखो, सेकेंड ग्रेड की फिजिक्स हो, फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स हो, 11th-12th की, नीट की, जेई की, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और डेप्थ में जितने भी क्वेश्चन अगर बनते हैं, तो ये चैप्टर तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको करना था। बाकी अगर सबसे ज़्यादा कोई डेप्थ किसी चैप्टर में है तो इसी चैप्टर में आप हज़ारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हो, जिनमें और जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाओगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। वही 4 टॉपिक पे, न्यूटन की गति के वो नियम हो गए, और संवेग हो गया, आवेग हो गया, संवेग संरक्षण हो गया, ये 4 टॉपिक पे, इनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर बोलते हैं, और लगभग आधी मैकेनिक्स इन्हीं के अंदर आ जाती है। तो सोचो, समझ सकते हो आप कितनी गहराई है। फिर भी हमें एग्जाम ओरिएंटेड, सेकंड ग्रेड के ओरिएंटेड पढ़ना है, तो फिर आपके वो 4 ही टॉपिक आपको समझना है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था और कुछ भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपका संवेग हो गया, न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, फिर उन पे एग्जाम्पल हो गए, आवेग हो गया, उसके बाद में न्यूटन की गति का तीसरा प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया नियम में आप उसमें संवेग संरक्षण और प्रतिक्रिया नियम में आप में तीसरे नियम से बंदूक की गोली वाला वो क्वेश्चन कर दोगे, प्रतिक्रिया नियम से रॉकेट का प्रतिक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है इतने ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन थे। फिर संवेग संरक्षण पे नियम, संवेग संरक्षण के क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है, और संवेग संरक्षण के जो एग्जाम्पल थे वो हो गए थे, और ये एक्स्ट्रा। उसके बाद में आपको लगभग 40-50 क्वेश्चन एग्जाम्पल में आगे दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं।
तरीका क्या है, कोई भी आगे भी आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे सबसे पहले आपको नोट्स खुद को पढ़ना है 2 घंटे में या 3 घंटे में। हर एक के मैंने चैप्टर के नोट्स 15-15, 20-20 पेज के अंदर डाल रखे हैं, ठीक है। तो आपको पहले 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के जो भी आपका शेड्यूल हो उसके अकॉर्डिंग पहले पढ़ना है। उसके बाद में फिर वीडियो देखना है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में वापस नोट्स पढ़ना है और उसके बाद में न्यूमेरिकल लगाना है। ये प्रोसीजर अगर आपका डेली, मान लो अगर कोई 6 घंटे पढ़ता है तो 1 दिन में हो जाता है। अगर मान लो आप बाकी सब्जेक्ट भी आपका ज़्यादा है तो 2 घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो 2 से 3 दिन में हो जाएगा। ऐसे आपकी सारी 18 की 18 यूनिट आपके रूटीन और स्पीड के अकॉर्डिंग 18 दिन में भी हो सकती हैं और 36 दिन में भी हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता 36 या 40 दिन से ज़्यादा किसी को लगना चाहिए। यही आपका पूरा शेड्यूल है। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। धन्यवाद, अगले चैप्टर में मिलते हैं।